आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए अहम मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। आज हम जिस मौजू को लेकर हाजिर हुए हैं वो अहम है, वो है उर्दू में तंज़ो मिज़ाह की रवायत। तंज़ क्या है, मिज़ाह क्या है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तंज़ो मिज़ाह जिसे हास्य व्यंग भी कहा जाता है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिनको दावत दी है वो है प्रोफेसर मंजूर हसन साहब। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। प्रोफेसर मंजूर हसन साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप पंजाब उर्दू अकेडमी के साबका सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला के साबका प्रोफेसर हैं। इसके अलावा बहुत से अहम ओहदों पर आप रहे हैं। 6 किताबें इनकी मंज़िल आम पर आ चुकी हैं। पंजाब में जब तंज़ो मिज़ाह के हवाले से बात की जाती है तो ये एक बड़ा और अहम नाम आपका है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तंज़ो मिज़ाह जो एक लफ्ज़ है, इसमें तंज़ क्या है और मिज़ाह क्या है, और हमारे उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की जो रिवायत है ये कब से मिलती है? ये दरअसल जो तंज़ो मिज़ाह है, जो तंज़ है, ये दरअसल अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने तानने के भी हैं। ये जो है आवाज़ा के भी हैं, हम किसी के ऊपर आवाज़ कसते हैं। इसके मेने के भी हैं, जैसे हम पंजाबी में मेना कहते हैं। तो इस तरह जो है इसके साथ साथ जो मज़ाह है ये जो है इसके माने हंसी के हैं, ठठोल के हैं। अच्छा। ठठोल के हैं। लेकिन अगर हम देखें तो तंज़ और मिज़ाह अदब के अंदर उसी को मकाम मिला है जिसके अंदर इस्लाही जज्बा मौजूद हो। जहाँ तक आपने सवाल किया कि दोनों में फ़र्क क्या है, दरअसल तंज़ और मिज़ाह में बुनियादी फ़र्क जो है वही है जो एक फूल और पत्थर में होता है। अच्छा। या यूँ कहें कि शाखे गुल या तलवार में होता है। क्या कहते हैं? हाँ। और अगर हम देखें तंज़ो मिज़ाह, जो तंज़ है दरअसल ये नफ़रत के, हक़ारत से, बरहमी के जो जज्बा होता है उससे जन्म लेता है। अच्छा। जो मज़ाह है वो उनसियत से, प्यार से, मोहब्बत से, अमन व अमान के माहौल में जन्म लेता है। अच्छा। दोनों में ये फ़र्क है। मैं इसको मज़ीद समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। एक अरबी के अंदर ज़रबुल मिसल है कि पेश आज तोआम तंज़ बाज़ अज़ तोआम मज़ाह, यानी खाने से पहले जो है आदमी भूखा होता है जी, तो उसका जो मिजाज है उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो यही हाल अगर मुआशरे का हो, भूखा हो, नंगा हो, लूट खसूट हो, तो वहाँ तंज़ पनपने के खूब मौके होते हैं। तो मज़ाक करना भी ये मज़ाह जो है, मज़ाह के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसी तरह मज़ाह जो है, मज़ाह के अंदर जो है अगर जो है समाज के अंदर अमन अमान है, अमन शांति है, तो वहाँ जो है मज़ाह के पनपने को खूब मौका मिलता है। ठीक है। तो यही जो है हाल हमारे तंज़ मज़ाह की जो अदबी रवायत है उसमें भी है। अच्छा। आपने सवाल किया है कि इसकी रवायत, दरअसल तंज़ मिज़ाह की उर्दू अदब में उतनी ही कदीम रवायत है जितनी खुद उर्दू अदब की है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर हम इसका जायज़ा लें तंज़ मिज़ाह का तो पता चलता है कि जो इसकी शुरुआत है, इसकी जो इब्तदा है वो ठठोल से हुई। ये हंसी से हुई। अच्छा। तो फक्कड़पन से हुई। अच्छा। इवन जो है हत्ता के जो है गाली गलौज से हुई। गाली गलौज इसकी जो इब्तदा है। अच्छा। लेकिन अदबी नुक्ता नज़र से जो इसकी इब्तदा है वो जाफ़र ज़टली से समझी जाती है। अच्छा। ये बड़ा गुस्ताख, बड़ा मुँह फट, बड़ा बेबाक, बड़ा निडर शायर था, और उस दौर में था जब मुगलिया सल्तनत का जो चिराग था वो बुझने के करीब था। अच्छा। जो शहजादा फर्रुख था उस दौर में हुआ, लेकिन चूंकि डरता नहीं था, बड़ी बेबाकी थी इसमें, लिहाजा उसकी हुकूमत के अंदर भी ये लूट पाट बहुत थी, लोग खुश नहीं थे। ठीक है। कत्ले आम हो रहे थे, खुद दरबार में साजिशें हो रही थी। तो आपने अपनी शायरी में उसको मौजू बनाया।
तो ये बात उसको नागवार गुजरी शहजादे को, तो इसको कीमत तो चुकानी थी, चुकानी पड़ी, तो जान से हाथ धोने पड़े। तो एक लंबी दास्तान है, फिर बाद में लोग इसके साथ जुड़ते गए, ये जो कारवां आगे बढ़ता गया। तो हमारे जो शुरुआती दौर के शायर थे, मीर, गालिब, सौदा, इनका क्या इसमें अहम रोल रहा? और गालिब के खतूत के हवाले से भी कहा जाता है कि वो तंज़ो मिज़ाह का एक नमूना है। देखिए, आपने गालिब का जिक्र किया, गालिब का जिस कदर जो मकाम है नसर के अंदर, उसी तरह उसका खतूत शायरी के अंदर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम शायरी का देखें तो शायरी के अंदर भी उसके जो मज़ाह का पहलू था कहीं कहीं जो है दिखाई देता है, और वो बड़ा दिलों को बड़ा भाता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे छोटी सी मिसाल है कि ये बेचारे जब इनको रोज़गार नहीं मिल रहा था तो बहादुर शाह जफ़र के दरबार में चले गए। तो ख़ानदान तैमूरिया की तारीख जो थी वो लिखने के लिए ये काम इनको सौंपा गया, ठीक है। तो वहाँ लेकिन तनख्वाह मिलने का रवाज ये था 6 माह की इकट्ठी मिलती थी। अब ये बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी थे, तो इन्होंने फिर एक मंजूम दरख्वास्त लिखी। अच्छा। कहता आपका बंदा, ये बहादुर शाह जफ़र को ना बड़ी लंबी चौड़ी है, आपका बंदा और फिरू नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, तनख्वाह मेरी कीजिए माह बमा, ताकि ना हो जिंदगी दुश्वार। तो ज़ाहिर है जब ये जो है मंजूम जो है बहादुर शाह जफ़र ने पढ़ी थी नज़म, तो बड़े खुश हुए कि ये तो इन्होंने भी दिल की बात कह दी, चूँकि उनके उस्ताद भी थे, हैं जी, तो उन्होंने उस्ताद का तो ख्याल रखना था, तो इनकी जो तनख्वाह थी महीने के महीने कर दी। अब जैसे उनके खतूत बड़े मशहूर हैं, उर्दू में ख़त तो पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन इन्होंने जो है एक नया रंग उसमें भरा खतूत निगारी के अंदर। अब जैसे एक इक़्तिबास है, कहता है एक जगह लिखते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन मैं रोज़े रखता हूँ, लेकिन मैं रोज़े को बहलाता रहता हूँ। अच्छा। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी पान चबा लिया। तो यहाँ के लोग बड़ा अजब फहम रखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब रोज़े नहीं रखता। ये लोग ये नहीं जानते कि रोज़ा रखना और चीज़ है, रोज़े को बहराना और चीज़। क्या बात है। ये भी कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब से किसी ने पूछा कि आपने रोज़े रखे हैं, तो कहते हैं एक नहीं रखा। हाँ। अब इसके अर्थ निकालते रहो कि एक भी नहीं रखा या एक नहीं रखा। तो मिर्ज़ा गालिब का जो मकाम मर्तबा है की तंज़ और मिज़ाज जो है वो हमारे शायरों अदीबों की वो जो लिखने की शैली थी या पढ़ने का अंदाज था, उसका एक हिस्सा रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो कारवां था मिर्ज़ा गालिब से फिर आगे बढ़ा। फिर ये जो है अपने सज्जाद हुसैन थे, उन्होंने अखबार निकाला था बड़ा अब्द पंच, बड़ा मशहूर अखबार था, मशहूर ज़माना, 1877 में जारी किया था। तो उसकी खूबी ये थी, वो खुद भी आला पाए के अदीब थे, शायर थे, और इसी तरह उन्होंने अपने इर्द गिर्द अच्छे लिखने वालों का एक हल्का कर रखा था। तो उस जो हफ्तावार अखबार था जी, उसके साथ कौन कौन से अदीब जुड़े? उसमें तर भवनाथ, मछू बेग सतम ज़रीफ थे, अकबर इलाहाबादी थे, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद थे, ठीक है नहीं, इस तरह के लोग थे। तो कहते हैं वो खुद भी आला पाए के अदीब थे, शायर थे। अब इसमें देखा जाए अकबर इलाहाबादी का बड़ा अहम नाम है, बहुत बड़ा नाम। ये वो दौर है, हालांकि अकबर तो उस वक्त सरकारी मुलाजिम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे ना, मुलाजिम थे, और मुलाजमत भी बड़ी आला किस्म की थी, जज थे। अकबर का एक शेर है, कहता है कौन कहता है कि फन्ने शायरी मनहूस है, अकबर शेर कहते कहते डिप्टी कलेक्टर हो गया। अब देखिए वो सेशन जज के आला रुतबे तक पहुँचे अंग्रेजी दौर में, और सबसे बड़ी देखिए उनके अंदर हिम्मत जो थी, जो है उनका हौसला कि अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी या जो मगरबी तहजीब थी उसके अंदर जो खामियां थी उसके ऊपर वो बाबा आगे दोहल जो है तंजिया निश्तर छोड़ते रहे हैं। जैसे तालीम के अंदर जो नकाइस थे उसको मौजू बनाया, जो हमारे नौजवान थे उनके अंदर बेराह रवैया आ गई थी उसको मौजू बनाया। अब जैसे नौजवानों के अंदर बड़ी बेचैनी आ गई थी, बड़ी सुस्ती आ गई थी, वो एक जगह लिखते हैं जी, कहते कहा मजनू से ये लैला की माने कि बेटा अगर तू कर ले एमए पास तो लैला को फौरन ब्याह दूंगी तुझसे, बिला दिक्कत मैं बन जाऊं तेरी सास। क्या बात। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, मुझे समझा है कोई हरचरण दास, अरे बड़ी भी आपको क्या हो गया, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास, अगर यही ठहरी शर्त वसले लैला,
अगर ठहरी यही शर्त वसल लैला तो मेरा इस्तीफा बहसरत यास। वाह 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 वाह। कहते हैं नौजवानों की ना जो पस्त हिम्मती थी उसको मौजू बनाया कि उस वक्त जो नौजवान थे वो बगैर ये बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे। लैला को तो पाना चाहते थे, लेकिन जो लैला की माँ ने शर्त लगाई थी वो भागे। तो इस तरह जो है, तो ये जो अवध पंच था, जो अखबार था, हम इसके साथ जो शायर जुड़े, अदीब जुड़े, तो आप ये बताइए कि जो अवध पंच का जो तंज़ो मिज़ा को आगे बढ़ाने में जो अहम रोल था वो क्या रहा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो मुंशी सज्जाद हुसैन थे, इनका एक मशहूर नावल था हाजी बगलोल जी, या उनका तरहदार लौंडी जो है, तो उन्होंने वही काम किया जो अकबर ने अपनी शायरी में किया। अच्छा। उस वक्त चूँकि ये हिंदुस्तानी थे, इनके अंदर वतन की अजमत थी, ठीक है नहीं, ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई गैर मुल्की हुकूमत करे, अंदर से तो परेशान थे। लिहाजा यही परेशानी जो है तंज़ो-मिज़ा की शक्ल में नमूदार होके इनकी तहरीरों में आती रही। अच्छा। तो सज्जाद हुसैन ने और उनके रुफ़का ने, चाहे सैयद मोहम्मद आज़ाद हों, चाहे जो नवाब वर्क हों, ये जो जितने भी थे, इन्होंने सभी ने जो है मगरबी तहजीब के परखचे उड़ाए। अच्छा जी, हाँ, अपने तहरीरों में अपने, चाहे वो नावल लिखते थे, चाहे वो अफसाने लिखते थे, चाहे वो मज़ाहिया मज़ामीन लिखते थे, उनका बुनियादी मकसद होता था अंग्रेज़ी जो तहजीब है जो उसकी लोग अंधी तकलीद करते हैं उसको मौजू बनाया जाए और हिंदुस्तानियों के अंदर एक जो है जागृति पैदा की जाए। अच्छा, उसके बाद भी बहुत से अदीब हमारे यहाँ पैदा हुए, कन्हैयालाल कपूर वगैरह का जिसका जिक्र किया जाए, जहाँ पतरस बुखारी हैं, इन लोगों ने भी बहुत सजा ज़हीर हैं। इन लोगों का काम को आप किस नज़र से देखते हो? ये जो है एक लंबा सिलसिला जो है कारवां के अंदर जो है ये लोग जो है नए नए आते रहे। ये जो है अवध पंच का जो रोल था उसके बड़ा अहम रोल था और उसके बाद तो एक सिलसिला चल पड़ा। अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा जो है मजमा जो था, हमारे शायर जो थे, अदीब थे, इसके साथ जुड़ते गए। उनमें शौकत खान भी का नाम था, बड़ा अहम था, ठीक है नहीं, अहमद कमाल यूसुफी या अहमद जमाल पाशा थे या कर्नल मोहम्मद खान थे। तो ये इतने नाम है, गिनवाए भी नहीं जा सकते इस छोटे से प्रोग्राम में। डॉक्टर कमर रईस ने कहा है कि दरअसल आज़ादी और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद कुछ ऐसे अंदोहनाक वाक़यात रूनमा हुए कि हंसी का एक काल सा पड़ गया। क्या बात, सुनने वाली बात है, कितनी गहरी बात की है उन्होंने, बड़ा नाम है। हाँ, आज़ादी के बाद, तकसीम वतन के बाद तो एक हंसी का एक काल सा पड़ गया। हमारे अच्छे अच्छे जो अफसाना निगार थे या जो है दूसरे अदीब थे, शायर थे, वो शायरी को छोड़ के तंज निगार बन गए। क्यों? क्योंकि जो है उस वक्त हमें पता है कि जो तकसीम की कितनी तबाहकारियाँ थीं, तकसीम से पंजाब को कितना नुकसान हुआ। राही मासूम रज़ा के चंद शेर हैं, कहता है अब ये पंजाब नहीं, एक हसीन ख्वाब नहीं, अब ये दोआब है, सयाब है, पंजाब नहीं, अब यहाँ वक्त अलग, सुबह अलग, शाम अलग, माह खुर्शीद अलग, नजम फलक, गाम अलग, इस तकसीम ने पंजाब तुझे लूट लिया, मिर्गजारों को तेरे खा गई मसमूम हवा, सोहनी अब न महिवाल कोई आएगा, अब यहाँ हीर को रांझा न कभी पाएगा। तो इससे पता चलता है शायद की मायूसी थी। वो पंजाब जो हमारा हरा भरा पंजाब था, जो वो पंजाब जो अपनी जो है मशहूर था 5 दरियाओं की वजह से, वो ना रहा, उसकी तकसीम होगी, वो बट गया। तकसीम वतन के बाद जो माहौल बना, तो उसमें शायरों में, अदीबों में मायूसी थी। तो जो उसको किन लोगों ने तोड़ा फिर? ये जो है, ये जो मायूसी का जो शिकार है, जो कि ये अच्छे खासे जो अदीब थे लाहौर में पहले जमा रहते थे, पार्टीशन के बाद, तकसीम वतन के बाद फिर ये हिंदुस्तान में आ गए। ठीक है। इन हिंदुस्तान में आने वालों में जो थे कृष्ण चंद्र भी थे, कन्हैयालाल कपूर भी थे, फ़िक्र तौंसवी भी थे, हमारे दूसरे बहुत सारे शायर उदबा थे जो लाहौर, जिसके अंदर उनका दिल लगा हुआ था, छोड़ना नहीं चाहते थे, अदबी बड़ा मरकज़ था, ठीक है ना जी। तो ये बड़े भरे दिल से यहाँ आए। तो यहाँ आके फिर इनके अंदर जो है तंज
के जो नमूने हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब जैसे फिकर तौंसफी उनका छठा दरिया बहुत मशहूर है। अब उनके प्याज के छिलके जो कॉलम था, पता चलता है कि प्याज के छिलके, जैसे प्याज के छिलके उतरते जाते हैं, वो जो परतें उतरती जाती हैं, इस तरह उन्होंने जो समाज था, जो जालिम तक उनका कॉलम छपता रहा, हाँ बड़ा कॉलम छपता रहा, किस तरह परतें उतारते गए समाज के अंदर, जो नाइंसाफियाँ होती थी, बेराह रवियाँ थी, जो बेचैनियाँ थीं, तो वो बड़ा मशहूर हुआ। अच्छा, आपका खुद का भी कन्हैया लाल कपूर पे बहुत काम है, आपकी चंद किताबें भी मंजर-ए-आम पर आई हैं इस हवाले से। इन किताबों के बारे में बताइए कि इसमें क्या है। जो है ये जो है कन्हैया लाल कपूर का, जैसे मैंने जिक्र किया, और हमारी स्क्रीन पे दिखा दीजिए। ये जो है कन्हैया लाल कपूर का, ये जो है कॉलम लिखते थे। जब ये डीएम कॉलेज मोगा से रिटायर हुए, जी जी, तो इन्होंने कॉलम निगारी का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि वहाँ पेंशन तो थी नहीं। दूसरी किताब, तो ये जो है उसके बाद जो है ये दूसरी कन्हैया लाल कपूर की है। ये साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने ये जो है उसकी फरमाइश के ऊपर ये मोनोग्राफ लिखा था। आपने मोनोग्राफ लिखा? हाँ, इसका ये सेकंड एडिशन है। तो इसी तरह ये चूँकि तंजुमज़ा मेरा बुनियादी फील्ड है, उसमें मैंने अहाता किया है, जो हमारे अदीब थे, शायर थे। ये जो है तंजुमज़ा के मुतल्लिक़ तो नहीं है, अलबत्ता जो है ये फिर साहित्य अकेडमी ने निरंजन सिंह तस्नीम का एक पंजाबी नावल था, अवार्ड याफ्ता नावल, ये आपकी किताब ग्वाचे अर्थ, ये तर्जुमा करवाया था बैसियत मुतरज्जम मैंने ये तर्जुमा किया। तो देखिए, आपने कन्हैया लाल कपूर पे बहुत काम किया और इस हवाले से हमने बात भी की है। पतरस बुखारी और जो पुराने सजा ज़हीर का जिक्र आता हुआ, अवध पंच से बात शुरू होती है कि अवध पंच के बाद जो एक सिलसिला चला था, इन लोगों ने, इन अदीबों ने इसको आगे बढ़ाया और तंज़ो मिज़ा के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आईं। तो मैं आपसे प्रोफेसर साहब जानना चाह रहा हूँ कि जो कन्हैया लाल कपूर का काम है, आपने बड़े नज़दीक से देखा है इनको, ये इन पर आपका बड़ा काम है, तो वो क्या है अदब में, उनकी हैसियत क्या है तंज़ो मिज़ा के हवाले से? देखिए, अदब में उनकी जो है बहुत नुमाया हैसियत उनको हासिल है। जैसे मुस्तफ़ा हुसैन ने, उन्होंने उर्दू तंजुमज़ा का कुतुब मीनार कहा। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा जो लक़ब था उन्होंने दिया। तो उर्दू तंजुमज़ा इनके नाम के बगैर आगे बढ़ ही नहीं रहा काफ़िला जी। इनका उर्दू तंजुमज़ा के अंदर जो है मकाम को देखते हुए बड़ा इज़्ज़त व एहतराम से इनको देखा जाता है, क्योंकि इनका बड़ा काम है। इनको जो है गालिब अवार्ड भी मिला। अच्छा, हाँ, गालिब अवार्ड भी मिला दिल्ली के अंदर। इनको जो हमारी ये जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वहाँ से भी मिला। तो बैसियत तंजुमज़ा निगार के इनका जो ख़ास मकाम था, उस मकाम को देखते हुए हुकूमत ने भी उसका मतलब एहतराम किया, उसका इनामात से नवाजा। और जो हमारे ये शायर हैं, इनका क्या इसमें तंज़ो मिज़ा में रोल रहा है, जहाँ मौजूदा दौर में तंज़ो मिज़ा की क्या हैसियत है? अब देखिए, ये जो है ना, क्या कहते हैं, जो हमारा ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ चूँकि मुश्किल है, आम तो लोग इसमें घबराते हैं आने से। इसमें जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर खुदा सलाहियत होती हैं, वही कदम रखते हैं। लिहाजा जितने भी शायर हैं, जैसे दिलावर फिगार है, बड़ा नाम है वो। जैसे आजकल के हालात हैं समाज सोसाइटी के अंदर, कितनी जो है ये जो मिलावटें, अडल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, हो रही हैं। उनकी एक नज़्म है छोटी सी, वो लिखते हैं कि इनकलाब वक्त ने बदले अगर लड़कों के नाम, कौन कहलाएगा फिर अकरम अली असगर हुसैन। क्या ताज्जुब अगली नस्लों के कुछ ऐसे नाम हों, मिस मिसाइल फातिमा, रॉकेट अली, एटम हुसैन। बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से कि हमारे शायर हैं, उन्होंने भी तंज में बात की और शायरी में के हवाले से तंज़ो मिज़ा की रवायत को आगे बढ़ाया। जी जी। प्रोफेसर साहब, मुझे इसमें यह भी याद आता है कि दिलावर फिगार का एक वो 4 मिसरे करके कुछ लिखा करते थे अखबारों में, तो वो बड़े मशहूर हुआ करते थे। मुझे भी एक बात याद आ रही है उनकी, वो कहते थे कि देखा यूनिवर्सिटी में एक सूट पोश को, मैंने कहा कि आप हैं क्या कोई सार्जेंट, कहने लगे जी आपसे मिस्टेक हो गई, आई एम द हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। तो इस तरह से इन्होंने उर्दू के लफ्ज में और शायरी की और बीच में अंग्रेजी। देखिए, वो नज़्म जो मैं अभी सुना रहा था, कहता है दौरे आमेजिश है, आमेजिश होता है मिलावट, दौरे आमेजिश है, कोई चीज़ खालिस नहीं जी, तेल मसनूई, बटर प्योर और घी खालिस नहीं, जानवर तो जानवर हैं, आदमी खालिस नहीं। वाह, मैं ही क्या खालिस नहीं हूँ, आप भी तो खालिस नहीं। इस मिलावट का बुरा हो आदमी चक्कर में है, मोबाइल पेट में और वाइट अल्सर में है। बहुत बढ़िया। दौरे आमेश से पहले था फकत घी डालडा
और अब हर शय वो महंगी हो के सस्ती डालडा, आपकी भाषा वो उर्दू हो के हिंदी डालडा। शायरों का हाल ये है कि 100 में 50 डालडा। वाह, दौरे आमेजिश है, दौरे आमेजिश है, शायरी का रंग बदला। इसमें जो है बंगाली में कव्वाली मिली। तो इस तरह का तो इसमें देखिएगा पैरोडी के हवाले से भी हमारे शायरों ने बात की है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक शेर था किसी का कि उसमें क्या किया कि एक लफ्ज़ बदल के पैरोडी बनाई, और मैं उसमें हैरत ये होती है कि वो ये है कि लफ्ज़ ये था कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। पैरोडी बनाने वाले ने डॉक्टर साहब ये किया, उसने एक लफ्ज़ बदल दिया कि शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। तो पैरोडी जो है इस पर कुछ अब कन्हैयालाल कपूर ने बड़ी पैरोडियाँ लिखी हैं। एक सिर्फ एक शेर जो है आपको सुनाता हूँ। वो गालिब का शेर है ना कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ है बुरा क्या है। अब कपूर ने इसकी पैरोडी देखी कैसे बना दी, गो पड़ोसन का मुर्ग है लंगड़ा, मुफ्त हाथ है बुरा क्या है जी। एक जो है दरअसल जो है पैरोडी को उर्दू में तहरीफ कहते हैं। तहरीफ कहते हैं। मीर ने कहा था, कहते हैं लिख दिए हैं मेरे दीवान में अशार कुछ के कुछ, मेरे दीवान में कातबों ने बहुत तहरीफ की। तहरीफ जो है एक आध लफ्ज़ इधर करने से उसके मीनिंग बदल जाते हैं। अब जैसे इकबाल का तराना बड़ा मशहूर है सारे, उसको भी हमारे यहाँ जो है पैरोडी की है, हमारे उस्ताद ही थे जिन्होंने पैरोडी की है। तो वो लिखते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मौसम खिज़ा हैं ये गुलिस्तान हमारा। तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि मौजूदा दौर में और इसका आने वाले वक्त में क्या इसकी हैसियत रहेगी? देखिए ये जो सिन्फ है ये मकबूल आम है, मकबूल आम रहेगी। अब जैसे मुशायरे हैं, मुशायरे में जो है एक आध जो है मज़ाहिया शायर लाजमी होता है, और वही मज़ाहिया शायर जो है उसके जो है मुशायरे की जो है कामयाबी की गारंटी बनता है। ठीक है ना, ये पॉपुलरिटी है। चाहे ये ख़यामी साहब हैं, तो ख़यामी साहब का है, वो कहते हैं करेगी तंज बुजुर्गों पे गर नई पीढ़ी, मेरा यकीन है कि एक रोज़ टूट जाएगी, ट्रक के सामने क्या है वजूद मारुति, बड़ों के मुंह जो लगेगी तो फूट जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, देखा आपने इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई। नाजरीन, मुझे पॉपुलर मेठी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। तो जो बच्चे फेल पढ़ते नहीं है, फेल हो जाते हैं, उन पर तंज करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। तो इस हवाले से लंबी गुफ्तगू हो सकती है, आइंदा फिर आपको डॉक्टर साहब ज़हमत देंगे। नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।